वाले हैं मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में और उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में। तो जस्ट पिछले क्लास में आप बच्चों ने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि हम लोग चर्चा किए थे चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको डिनोट किए थे किसे, जाय से, जिसको डिनोट किए थे जाय से। जाय बराबर आपने देखा था आई बाय एच। आई जो वर्ड बोला गया था वह मैग्नेटिक सबस्टांस के बारे में बोला गया था और ये आई बराबर आपको बताया गया था एम बाय भी। भी वॉल्यूम है, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या इसी को सॉल्व करते थे स्मॉल एम बाय ए आया था और इसका यूनिट आपको मिला था एम्पियर पर मीटर। क्या मिला था? और एच जो मिला था आपका बी बाय म्यू नॉट, इसका भी यूनिट मिला था आपका एम्पियर पर मीटर। ये किसके लिए आया था? चुंबकन क्षेत्र के लिए। किसके लिए? चुंबकन क्षेत्र के लिए ये आया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए। मैग्नेटाइजिंग फील्ड के लिए तो मैंने आपको पिछले क्लास में कंपैरिजन करके बताया था। इसको बताया था स्टूडेंट के लिए और ये बताया था टीचर के लिए, है या नहीं? इसमें आपको सिखाया गया था कि कोई टीचर एच एनर्जी स्टूडेंट को देना चाहते हैं और वह स्टूडेंट कितना लेता है? आई। तो यदि टीचर उसको यूनिट एनर्जी देना चाहेंगे तो वह कितना लेगा? आई बाय एच। मतलब यह किसी टीचर के यूनिट एनर्जी लगाने पर स्टूडेंट कितना ले पाता है, कितना आसानी से उसको हम दे पाते हैं, उसी को कहते हैं टीचर की एबिलिटी। उसी तरह से यहाँ पर टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का एबिलिटी, कितनी आसानी से किसी मैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटाइज कर सकता है, वह है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये एक टर्म है तुम्हारा। तो यह हमारा हो जाता था यूनिट लेस, याद है आपको? यूनिट लेस हो जाता था। अब इसका वैल्यू आपका निगेटिव भी हो सकता है, इसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसका वैल्यू हम कह सकते हैं लेस देन जीरो भी बोल सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन भी बोल सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग वेरी वेरी ग्रेटर देन वन भी बोल सकते हैं। मतलब ये वैल्यू हुआ निगेटिव। निगेटिव के लिए ये बात सोचेंगे, स्मॉल वैल्यू और पॉजिटिव के लिए ये बात सोचेंगे, और पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू, पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू के लिए ये होगा, पॉजिटिव लार्ज वैल्यू के लिए ये वर्ड लिखेंगे। इसी कंसेप्ट के आधार पर मैग्नेटिक सबस्टांस को फैराडे साहब ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। इसी 3 बातों को देखते हुए पहला बात उन्होंने ये सेट किया मन में, दूसरा बात ये सेट किया, तीसरा बात उन्होंने ये सेट किया। इसी आधार पर उन्होंने सबस्टांस को, मैग्नेटिक सबस्टांस को 3 भागों में बांटा। उसके साथ और भी कुछ कुछ बातें हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने ये दिया। अब देखेंगे गौर से, सोचने की बात है। हम अब बच्चों के पीछे ही एग्जाम्पल देके आपको इन तीनों पदार्थ के बारे में समझाना चाहेंगे। वो तीनों पदार्थ का नाम है डायामैग्नेटिक सबस्टांस, प्रति चुंबकीय पदार्थ।
पारामैग्नेटिक सबस्टांस अनुचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस लौह चुंबकीय पदार्थ। उसमें से तीनों का सीरियली यहाँ पर है। डायामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू, सुग्राहिता का वैल्यू उन्होंने निगेटिव लिया। इसका सेंस कैसे समझेंगे हम लोग? आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन स्टूडेंट के ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ठेठ दिमाग का, कुछ बोलिए सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आई एम कांस्टेंट। होता है ना कुछ बच्चे, मैंने कुछ प्यार से समझाने का कोशिश कीजिए, उसको भेजा में जयबे नहीं करता है। तो भेजा में नहीं जाने का मतलब कि वो सोचने का बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं किया, चाहत ही नहीं दिखाया, या कोशिश भी करता है तो उसके मन में तीसरा चौथा बात मूव कर रहा है, तो जो टीचर बोल रहे हैं उसका दिमाग में वो बातें नहीं जा पाएंगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और उस गुण का जो मैग्नेटिक सबस्टांस है, इसका मतलब मैग्नेटिक सबस्टांस में रखने से मैग्नेटिक फील्ड का ही इंटेंसिटी घटा देता है। मतलब वैसा बच्चा यदि बैठ जाए पूरे हॉल में तो मास्टर का लेवल घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? मास्टर का लेवल ही घट जाएगा कि अब उसको समझाने के लिए मास्टर को एकदम प्राइमरी स्कूल से थ्योरी को उठाना पड़ेगा, हाई स्कूल आएगा, हाई स्कूल से उठा के तब कॉलेज लेवल पे डिस्कस करेगा। मैंने अपने आप को उसको माइनस में ले जाना पड़ेगा। यही हुआ। अब ये ठेठ भाषा में समझाए, मतलब यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई डायामैग्नेटिक सबस्टांस को ला के रख दे तो उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी वो घटा देता है। मतलब अब डिफाइन करना हो डायामैग्नेटिक सबस्टांस क्या है, तो हम ऐसे से डिफाइन करेंगे कि वह पदार्थ जिसके उपस्थिति से किसी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी घट जाता है, उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक सबस्टांस कहा जाता है। अब को क्यों घटाया, तो उसके चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में मेजरमेंट किया गया है, तो देखा गया कि उसका चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होता है। सीखने की चेष्टा ही नहीं है, देना चाहता है तो नहीं लेना चाहता। तो ऐसी प्रवृत्ति वाला भी कुछ पदार्थ है जिसको कहते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक सबस्टांस। उसमें उदाहरण में आता है आपका हवा है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जल है, मतलब लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस डायामैग्नेटिक सबस्टांस होता है। फिर उसमें एग्जाम्पल में है पारा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है। ये सब जो एग्जाम्पल है आपका, ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक सबस्टांस है। अब एग्जाम्पल में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन डायामैग्नेटिक सबस्टांस है। एक एग्जाम्पल में जो दे देगा पारा, तो आपको किसको टिक करना होगा? पारा। मतलब आप बच्चों को याद रखना होगा कि डायामैग्नेटिक सबस्टांस में कौन कौन आता। मुख्य रूप से 3 गो गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डायामैग्नेटिक सबस्टांस में आता है, याद रखिएगा। हवा भी डायामैग्नेटिक सबस्टांस में आता है, जल भी डायामैग्नेटिक सबस्टांस में आता है। और इस डायामैग्नेटिक सबस्टांस का जो चुंबकशीलता सुने होंगे आप लोग, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर जो डिम्बॉक्स सिंबल देते हैं, तो म्यू आर का मान भी इसका लेस देन 1 होता है। क्या होता है? लेस देन 1। और ससेप्टिबिलिटी भी क्या होता है? निगेटिव होता है। ये 2 प्रॉपर्टी यदि कहता है तो याद रखिएगा, इन दोनों में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डायामैग्नेटिक सबस्टांस का रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, 0, नन ऑफ दिस। तो ऐसा एग्जाम चुन पाएंगे, तो ये दिमाग में सेट रखिएगा, राइट। फिर हमारे पास आता है दूसरा नंबर पे आता है पारामैग्नेटिक सबस्टांस, अनुचुंबकीय पदार्थ। एक बात और उसमें लिखिएगा, डायामैग्नेटिक सबस्टांस में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा नंबर में बोल रहे थे पारामैग्नेटिक सबस्टांस। पारामैग्नेटिक सबस्टांस दूसरा नंबर में जो है
उसके बारे में बोला जाता है कि सर उसको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी घटाता तो नहीं है, थोड़ा बढ़ा ही देता है, थोड़ा बढ़ा देता है। मतलब मीडियम लेवल का स्टूडेंट है तो मास्टर साहब को थोड़ा थोड़ा सोच के पढ़ाना पड़ता है। ठेठ बच्चा में मास्टर साहब को कुछ सोचने नहीं है, कुछ गलतियों पढ़ा के चल जाएगा, को तो ठेठ बुझ भी नहीं करेगा कुछ, वहाँ एनर्जी मास्टर का घट जाता है। तो बैच में इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहने से टीचर लोग का पसीना छूटता है, और ठेठ विद्यार्थी रहेगा तो कुछ ना हुआ तो कुछ पढ़ा के निकल जाएगा। मतलब टीचर को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। कब? जब मीडियम लेवल का स्टूडेंट है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ता है, राइट। अब उसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है, जाय का वैल्यू, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है ना, लगभग 1 के आसपास। या इक्वल का सिंबल भी ऐसे दे सकते हैं, लगभग इक्वल 1 से के आसपास मान सकते हैं। बहुत बड़ा वैल्यू नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव और बहुत बड़ा वैल्यू नहीं बोलेंगे, लगभग 1 के आसपास, 1 के लगभग आसपास बोल सकते हैं उसको, राइट। चलिए, अब उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वह 1 से थोड़ा बड़ा होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, राइट। अब उसके बाद लेकिन इसमें क्या है ना, टेम्परेचर पर भी इफेक्ट पड़ता है। किस पर? टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर पड़ता है। किस पर? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर किसको रखा गया है? एल्युमिनियम। सबसे अच्छा उदाहरण याद रखिएगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन गैस, ये जो है क्राउन ग्लास, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, ये सबको रखा गया है आपका पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के अंदर रखा गया है, राइट। अब कहता है ये सभी पदार्थ को यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें अल्प चुंबकीय बल लगता है। क्या लगता है? अल्प चुंबकीय बल लगता है। मतलब थोड़ा थोड़ा गुण उसमें रहता है, चुंबकीय बल लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, ये बातें होता है। अब इसमें टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर से रिलेटेड एक बात बोलेंगे, जो एक नियम हो जाएगा, जो अलग से क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आ सकता है। वो नियम बनता है क्यूरीज लॉ। क्या है? सुना आपने कुछ? तो क्यूरीज लॉ में बोला गया है कि सर कि कोई भी पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? मतलब यहाँ पर कहेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व का जो गुण है वह उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परम ताप बोलने का मतलब कि टेम्परेचर को केल्विन में एक्सप्लेन करेंगे। किसमें? केल्विन में। किसमें? केल्विन में। तो कहलाएगा वो तो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ समझिएगा कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। ये भी बात ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे घटना और अचानक घटना दोनों में अंतर है। तो धीरे धीरे वो घटता है। तो वहाँ पर है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। इसे क्यूरीज लॉ कहा जाता है। क्या कहता है? क्यूरीज लॉ कहा जाता है। पूछ देगा अलग से क्यूरी लॉ क्या है, तो आपको बोलना होगा किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वह एब्सोल्यूट टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्यूरी लॉ कहा जाता है। तो वहाँ पर जो हम लोग टर्म लिख पाएंगे, वहाँ पर हम लोग ऐसे पाएंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से, जाय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो जाय बराबर यदि लिखेंगे तो यहाँ पर c इंटू 1/t लिखते हैं। तो ये c कहलाता है क्यूरीज कांस्टेंट। सी को क्या कहते हैं? क्यूरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं?
क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर इतने बात हो जाएगा सेकेंड नंबर पारा के लिए। तीसरा होता है सर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक क्या हुआ? लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें 3 होता है मुख्य रूप से, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। और निकेल कोबाल्ट का मिश्र धातु भी होता है, स्टील कोबाल्ट का भी मिश्र धातु होता है, ये भी होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। और मैग्नेटाइट Fe3O4 ये भी तुम्हारा है लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। इसका क्या गुण है? इसको जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाता है। मतलब यदि सारे बच्चे क्लास में हाई एनर्जी वाला बैठ जाए तो टीचर लोग का तो 1 मिनट पसीना बंद नहीं होगा। मतलब उनको थिंक करके, हाई थिंक करके क्लास में बैठना होगा। मतलब उस टीचर का भी इंटेंसिटी बढ़ जाता है। वही है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। तो जैसे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी वो बढ़ा देता है, बहुत अधिक बढ़ा जाता है। यह है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। एग्जाम्पल आपने देख लिया, कॉपर, निकेल, आयरन, Fe3O4 मिश्र धातु भी होता है किसका? आयरन और कोबाल्ट का, निकेल और कोबाल्ट का, ये सब आपका होता है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि सर इसके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करोगे, इसका जो तीसरा नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, यही होता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव वैल्यू होंगे और बहुत बड़ा वैल्यू होता है। और इसका म्यू का मान भी क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सेकेंड वाला के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1, यहाँ हो जाएगा म्यू आर लेस देन 1। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, राइट? सुना आपने गौर से? ये तीनों पॉइंट 3 पदार्थ के लिए हम लोग लिखे हुए हैं, जिसको याद रखना है। तो इस तरह से मैग्नेटिक सबस्टांस 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा नंबर में फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से तेजी से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटता है, तेजी से घटता है। और एक ऐसा पार्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ एक नया पॉइंट आ जाएगा, क्यूरीज लॉ क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, ये क्वेश्चन पूछ दे तो किसी खास टेम्परेचर पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी खास ये टेम्परेचर पर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वह पता कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटेगा, घटते घटते ऐसा होगा कि वो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जैसा बिहेव करने लगेगा। क्योंकि यदि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगा, तो ऐसा भी होगा तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कैसा बिहेव करने लगेगा? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसा व्यवहार करने लगेगा। तो किसी खास टेम्परेचर पर करेगा, उसी खास टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? क्यूरी टेम्परेचर। ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो क्यूरी टेम्परेचर का वैल्यू फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए अलग अलग होता है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद कर लेना है। तो जैसे आपका निकेल, निकेल के लिए यह वैल्यू हो जाता है आपका 360 लिखिएगा, 58 भी है, 60 है, 358 60 के आसपास इसको हम लोग लिखेंगे, राइट? याद रखिएगा 360 के आसपास क्यूरी टेम्परेचर होता है किसका? निकेल का। फिर लोहा के लिए 770, लोहा के लिए 770 और फिर कोबाल्ट के लिए 1100। इसको याद रखना है, राइट?
ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आएगा। क्लियर? कोई डाउट मन में? चलिए अब एक वर्ड छोटा सा आपको घुमा फिरा के पूछ दे, सर मैग्नेटिक फील्ड में यदि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, हाँ आरो दुठोक बुला ले, कैसे ही लोग परिवार चलाएगा पता नहीं। एक घरों में कोट आदमी ना, एक घरों में 10 बापूत। हाँ हाँ बात है ना, आगम खाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि सर मैग्नेटाइजेशन मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डालना, जस्ट उसका उल्टा भी हो सकता है ना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करना। तो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम करना, घटाना या उसको नष्ट करना कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन। क्या कहलाता है? विचुंबकन। हिंदी में क्या बोलेंगे? विचुंबकन। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज करना, उसको डैमेज करना या नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, है ना, क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन। तो यदि कोई मैग्नेट है और उसको डीमैग्नेटाइज करना है कैसे कर सकते हैं? अभी आपने देखा टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो एक प्रोसेस हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाकर किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। दूसरा कहा कि सर उसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट करना मतलब टेम्परेचर बढ़ाना। दूसरा यदि उसको पटक दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? यदि उसको पटकते हैं या उस पर थोड़ा ठोकते हैं या उस पर चोट करते हैं तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। सेंटीग्रेड केल्विन में कुछ अंतर हो मालिक? जोड़ो 273 हो तो लगभग ना। ना तो उल्टा ना गुरुजी का पसीना छूटेगा। ना चलो ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में अंतर है। अभी जो मैं बात पकड़ रहा था डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़िए केल्विन में बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखेंगे गौर से कि सर हेलो, एक बात और है कि कोई मैग्नेट है उसको पीट कर ठोकर मार कर भी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक क्या होता है? एक छोटा सा बात समझोगे गौर से। हेलो, कि सर मैग्नेटिज्म का काउज क्या है? एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज पार्टिकल यदि मूव करता है तब ना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ में भी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिज्म का काउज है। तो वो जो मूव करता है एक छोटे छोटे रेंज में मूव करता है, कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, जैसे तैसे करता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो जो ऐसे ऐसे मोशन किया, गति किया, ये इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं उसको? डोमेन। तो कोई भी सब्सटेंस में डोमेन होता है, दुनिया में जितना सब्सटेंस है सब में डोमेन होता है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उसमें थोड़ा सा भी हल्का सा भी मैग्नेटिक फील्ड उस पर लगता है तो वो सभी डोमेन एक अलाइन हो जाता है, मतलब एक निश्चित दिशा में सब एक दूसरे के पैरेलल ऑसिलेट करने लगता है, तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजी वे में उसमें ग्रहण कर लेता है। बाकी और दोनों में वो गुण नहीं होता है। अब कहा कि सर जैसे उसको पीटते हैं तो डोमेन उसको रीअरेंज हो जाता है, मतलब जैसे तैसे हो जाता है। अभी अरेंज होता है, रीअरेंज हो जाता है, मतलब जैसे तैसे हो जाता है। तो इसी कारण से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घट जाता है। फिर करंट फ्लो करा दो और धीरे धीरे करंट को घटाने लगो।
किसी मैग्नेट में करंट फ्लो करा दें और उसके बाद धीरे धीरे उसका करंट का वैल्यू को डिक्रीज करें, तो वैसे स्थिति में भी डी डोमेन जो है उसका रीअरेंजमेंट होने लगता है, जिसके कारण उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटने लगता है, डीमैग्नेटाइज होने लगता है। तो ये सब हुआ। डीमैग्नेटाइज क्या है, कैसे किया जा सकता है, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो। अब है कि सर दुनिया में परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। तो टेम्पोररी मैग्नेट में जैसे कोई क्वाइल आप देखते हो, है ना, क्वाइल होता है, क्वाइल में करंट फ्लो कराए जब तक, जैसे सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में करंट जब तक फ्लो कराए तब तक वहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और करंट फ्लो कराना बंद कर दिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समाप्त हो जाता है। ये हुआ टेम्पोररी मैग्नेट। क्या हुआ, लेकिन वहीं पर उसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि आप फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को रखो तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, और करंट खत्म कर देने के बाद फिर भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ प्रेजेंट रह जाएगा। यही रीजन है कि उसका डोमेन जल्दी से कम मैग्नेटिक फील्ड में भी अरेंज हो जाता है, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को का यूज किया जाता है बनाने में। किसका यूज किया जाता है, तो परमानेंट मैग्नेट जितना भी बनेगा किसका बनेगा, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, मतलब आयरन हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, या इसका मिश्र धातु हो, इसका यूज करके ही हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। राइट, ये सब बातें था मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ, डिस्कशन हो गया कंप्लीट। मैग्नेटिक सबस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यही सब बनता है। ऑब्जेक्टिव सब उसमें आ जाएगा कि डाया का मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या होता है, 4 गो आंसर देगा। अब इसमें दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है, 4 गो एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से एक गो टिक मारना पड़ेगा आपको, कौन पारा है, कौन डाया है, कौन फेरो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या दे देगा निकेल कौन है, डाया, पारा, फेरो, नन ऑफ दिस। अभी तो सुन लिए, यही याद रखना है, ऐसे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। राइट, अब चलिए हम लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बच्चा पूछ रहा है कि सर टेस्ट हम कल की पूछबो। हाँ, नोटिस तो देते हैं ना बाद में, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बोलेंगे तो बाद में ना। ऑफलाइन के लिए नोटिस कुछ अलग होता है, ऑनलाइन के लिए नोटिस अलग होता है। अच्छा चलिए, जो भी बच्चे अभी ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं, आपको कल 12 बजे क्वेश्चन का PDF पहुंच जाएगा, और 12:02 घंटा के बाद आपको वो हमको व्हाट्सएप में रिटर्निंग बना के फ़ोटो खींच के आपको भेज देना है। आपका कॉपी जांच के आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ, प्राइज भी मिलेगा। अब देखिए ऑफलाइन का कुछ बच्चा क्या बोल रहा है, सर वो तो छापी के लिखित तो हूँ, तो उसमें टॉप अलग चुनेंगे, अलग रहेगा ग्रुप, ऑफलाइन का ग्रुप अलग रहेगा। अब उसमें भी छाप के कौन जल्दी लिख सकता है, टाइम उसका लिमिट है। माने जो रेडी रहेगा वो जल्दी जल्दी छाप लेगा, जो रेडी नहीं होगा तो उसको खोजने में समय बर्बाद हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, है ना। चलिए आइए, आज आपको YouTube में शाम में 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का एक इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन रहेगा। 70 क्वेश्चन हम देंगे, 70 क्वेश्चन देंगे, सॉल्व कराएंगे, और आपको उसको मन हो तो देखिएगा। ठीक है ना, तो मन होगा तो देखिएगा, बाकी तो आपका इच्छा, जबरदस्ती तो नहीं है ना कहेंगे। मैंने कहता है सर उसी से पूछिएगा क्या, 100% तो उससे नहीं रहेगा, लेकिन कुछ तो रहेगा ही उससे। ठीक है ना,
कुछ का मतलब 90%। नहीं, 90% नहीं रहेगा, नियर अबाउट 50%। हाँ, अच्छा देखते हैं कितने बजे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे। उसके पहले मेरा 1.5 घंटा चलेगा, तो फिर कैसे पहले होगा? वो कर लेगा, तुमने बाद में वीडियो देख लेना। चलिए आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बारे में से गप शुरू करते हैं। हालांकि कल के टेस्ट में इसका क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो लोड छोड़ दें क्या? अलग बात है, वो तो करिए रहे, खत्म तो करने से। चलिए सबसे पहले हम लोग समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिंदी है विद्युत चुंबकीय तरंग। शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चर्चा होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी चर्चा होगा, राइट। तो यहाँ पर दो बातें होती है। आप लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करेगा टाइम के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो सकता है। तो आपने देखा था एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, हेलो, चार्ज पार्टिकल यदि कहीं पर स्थिर है तो वहाँ ओनली उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यदि वही चार्ज पार्टिकल गति करे, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में फंसाया गया है कई बार। गति करे और कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करे तो अभी फिर बातें गड़बड़ हो जाएगी, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल गति करे कांस्टेंट वेलोसिटी से या चार्ज पार्टिकल स्थिर रहे, दोनों स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहा कि वो चार्ज पार्टिकल गति करे लेकिन एक्सेलरेट हो, त्वरित हो। त्वरित होने का मतलब उसके वेग में चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? चेंज। तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मेन सोर्स एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। सुना आपने कुछ? तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है, एसएचएम करता है। एक सरल रखिए पथ पर ऐसे गति करना, एसएचएम, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, एक ही गति को बार बार दोहराता है, एक ही गति को बार बार दोहराता है सरल रेखीय पथ पर। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में बोलते हैं एसएचएम, राइट। तो यहां पर कहा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसएचएम करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एसएचएम करेगा, लेकिन उसमें कहा गया है कि वो दोनों ऑसिलेट करते हैं, एसएचएम करते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और कहा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हैं, उसके कारण जो वेव प्रोड्यूस होता है वह वेव उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोपगेट करता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। माध्यम नहीं है तो वहाँ पर उसका मैक्सिमम स्पीड होता है, और यदि माध्यम मिलता है तो स्पीड में थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि मीडियम जैसे आता है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी नो चेंज, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। अब चलिए जैसा आगे उस चीज़ को हम फिगर में देखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन, उसका गमन, 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यदि
वेव का प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में हम कल्पना करें, कौन एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कल्पना करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में ऑसिलेट करेगा। मेरे हाथ को देख रहे हैं आप लोग, यदि इस दिशा में प्रोपगेट कर रहा है वेव, तो वाई एक्सिस में जो एसएचएम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहेंगे उसको, और मैग्नेटिक फील्ड जो करेगा जेड एक्सिस में ऑसिलेट करेगा। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के बारे में बोला गया है। यही रीजन है कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। वह तरंग जिसमें तरंग का गमन संचरण की दिशा के लंबवत होता है। क्या होता है, यदि इस दिशा में प्रोपगेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में यदि ऑसिलेट करेंगे तो वह ट्रांसवर्स, क्या होता है, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ हिंदी में बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ऐसे करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे करता है, और वेव इस दिशा में चलता है। उसको हम चित्र में देखें तो ज़्यादा मजा आएगा, हाथ हिलाने से आप लोग का लोड हो सकता है दिमाग नहीं मिले। सर ये एक्स एक्सिस में बोल दिया, ये बता दिया प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्या कहेगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव को ये बता रहा है। तरंग गमन, क्या बता रहा है इसको, तरंग गमन। और सर ये वाई एक्सिस मान लीजिए और इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, फिगर मैं बनाना चाहता हूँ, आप इसको देखिएगा दिल दिमाग से अच्छा से। सर इसमें आप बच्चे इस तरह से देखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, टाइम के साथ मैक्सिमम हुआ, फिर घटने लगा, फिर घटने लगा, फिर घटने लगा, फिर घटने लगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। इस तरह से हो रहा है। ये मैं दिखा रहा हूँ इसका ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस दिशा में हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ये देखते हो, याद करो। तो ये पॉइंट उसका मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि नहीं बताएगा, ई नॉट कहेंगे इसको, याद करो। अब इधर भी हो, ये तुम्हारा ई नॉट होगा और ये भी तुम्हारा इस तरह से दिखाओगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको बोला गया सर। अब यहां पर देखना सर, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ध्यान से सुनोगे, जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन का कल्पना करते हैं हम। जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन की दिखा रहे हैं आपको। अब इसका बनाना है, गौर से देखिएगा, मैं बना रहा हूं इसको। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरा बनाएंगे तो मन संतुष्ट हो जाएगा, लगने लगेगा कहाँ कुछ दिखने लगा। थ्री डायमेंशनल फिगर बन रहा है, आपको फील होने लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता रहा है।
हो रहा है, गौर से देखिए तो 3 डायमेंशन फिगर ऐसे ऐसे कर रहा है ये, और ये ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, है ना। वेव का प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और यहाँ जो वेव प्रोड्यूस हुआ वेव का प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो वाई जेड एक प्लेन होता है कि नहीं होता है, तो वाई और जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा, बता दोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेक्टर ई और वेक्टर बी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं? आराम से, कोई डाउट? यस। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और एक चीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। क्या बोलेंगे आप? असलरेट चार्ज्ड पार्टिकल, त्वरित आवेशित कण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है। यदि चार्ज पार्टिकल स्थिर है तो नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल गति है और कांस्टेंट वेलोसिटी से तो भी ये वेव उत्पन्न नहीं होगा, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं, तब फिर हम लोग और कुछ कुछ छोटी चीज़ आएंगे। इसके लिए मैक्सवेल साहब ने कुछ नियम बता दिया है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, मैक्सवेल के ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या क्या इक्वेशन दिया है उसको बताइए। तो पहले है विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, और तब उसके प्रॉपर्टीज याद रखिए। प्रॉपर्टीज से जो भी बातें होगी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकल कर आएगा, या लिख देगा राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हो सकता है 2 नंबर का पूछ दे। लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव को सोच के, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम का ये प्रोपगेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन के लिए मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट। इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। हमारे आंख को किसी वस्तु को देखने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है वह हमें प्रदान करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे आई को देखने के लिए कोई हेल्प नहीं करता है, उससे हमें कोई आई को सेंसेशन नहीं मिलता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें देखने का सेंसेशन मिलता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर कहते हैं लाइट वेक्टर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या बोलते हैं? लाइट वेक्टर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है लाइट वेक्टर निम्नलिखित में किसको कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, बोथ नन ऑफ दीज। तो किसको कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर बोला जाता है। चलिए, अब रहा इसका स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में। तो हम लोगों को ध्यान में देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड के बारे में बोला गया है, फ्री स्पेस और वैक्यूम में स्पीड ऑफ EMW, स्पीड ऑफ EMW जो होगा वो उसके बारे में बोला गया C = √1/μ0 × ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है ε0, मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो μ0 होता है, याद करिए। तो अब इन दोनों के वैल्यू को पुट करके सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिल जाता है
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिल जाता है। यही स्पीड लाइट का भी होता है। किसका होता है? लाइट का भी स्पीड यही होता है। लेकिन किसी मीडियम में यदि बोलेगा आपसे, इन एनी मीडियम, यदि कोई मीडियम का बात करूं और वहां पर स्पीड कहेगा तो v बराबर वहां लिखिएगा √1 पूरे में रूट दे दीजिए एक बार, √1/μ इंटू एप्सिलॉन। क्योंकि मीडियम का परमियबिलिटी चुंबकशीलता म्यू और परमिटिविटी परावैद्युतता एप्सिलॉन। तो वहां पर यदि इसको अरेंज करें तो v इक्वल टू, अरेंज इसको करना चाहेंगे तो हमें ये इस तरह से अरेंज कर मिल जाएगा, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू √1/μr इंटू एप्सिलॉन r। याद करो जल्दी से। तो ये चीज़ तुम्हारा c हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हो गया आपका c इंटू इतना, या c बाय, तुम इसको लिख सकते हो c/√μr इंटू एप्सिलॉन r। ये जो c हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया? ये मैक्सिमम हो गया आपका। अब यदि मीडियम आता है तो मीडियम आता है तो c मैक्सिमम वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो μr एप्सिलॉन r का मान पुट करोगे, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। और वो जब पुट करोगे तो यहाँ पर जरूर c से कुछ छोटा होगा कि नहीं होगा? मतलब मीडियम आने पर जो स्पीड होगा वो वैक्यूम का स्पीड से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आपको कह देगा, प्रूफ करें, दिखाएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड किसी मीडियम में कैसे घट जाता है। यह पेज आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह पेज आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताने के लिए। रेडी? इस पेज में पहले आप सी को बताएंगे और फिर किसी मीडियम लेंगे, मीडियम में लिखेंगे और उस तरह से करके 2 लाइन करके यहाँ तक पहुँचा देंगे। और इस लाइन से क्लियर है कि कोई भी मीडियम होगा तो μr का मान 1 से बड़ा होगा, एप्सिलॉन r का मान भी 1 से बड़ा होगा। तो ये डिनोमिनेटर जरूर कोई न कोई वैल्यू होगा, और वो जो भी वैल्यू होगा वो 1 से छोटा कि बड़ा? 1 से बड़ा वैल्यू हो जाएगा। और 1 से बड़ा वैल्यू से किसी टर्म को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट घटता है। इसलिए v क्या हो गया? लेस देन c। तो मीडियम आने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड घट जाता है। एक्सप्लेन करें। हालांकि बोर्ड में अब ऐसा नहीं पूछने लगा है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट परिभाषा वाला बच्चा से पूछा जाता है। इसीलिए हाँ, इस बार टेढ़ा पूछेगा। हमारा कुछ बच्चा बोल रहा है, पता नहीं उसको कहाँ से खबर आया है। हाँ, तो ये तो नहीं कह दीजिए, ये तो नहीं होगा कि सर नहीं सुने थे, ऐसा चीज सुना दिए ना। अच्छा, आप बतावे दिल का बात, अभी जो हम एक्स्ट्रा इतना लोड लिए हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि तुमको सब चीज ताजा ताजा याद दिला दे। तुम रूम में पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मा ये कहेगा ना सर तो पढ़ेला चलो, नहीं लिखा पढ़ लियो। हाँ, ये खाली हमको नहीं सुनना पड़े कि हेटू सर नहीं बतेला चलो और इम्पोर्टेंट नहीं कहला चलो। आई बात समझ में? ये बड़ा बात मैंने कहा। अब टेस्ट लेंगे, आप टेस्ट देने नहीं आइएगा तो घर में जाकर टेस्ट आपका नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा ना? अब घर में जाकर टेस्ट नहीं लेंगे, घर में जाके पूछबो नहीं करेंगे याद किया कि नहीं किया रे। न चलिए, उसके बाद कह रहा है कि सर एक ये जो फिगर बनाया था आपको, इस फिगर में आपको देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू P0 है कि नहीं है? बोला कि सर आप यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है इस दोनों के रिलेशन से प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको थोड़ा बहुत पिछलका दुनिया याद हो, जब हम लोग कभी लॉरेंज फोर्स पढ़े थे तो लॉरेंज फोर्स में भी एक चीज बताया था कि वहाँ पर ऐसा ही था
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को गति कराए तो वह एकदम स्ट्रेट पाथ में गति करता है। सेम बात कंसेप्ट यहाँ भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो वहां पर वो एक रिलेशन मिला था, आपको याद होगा वर्षक, B इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। क्या मिला था? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू का जो रेशियो है वह रेशियो भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी जो है स्पीड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई नॉट बाय बी नॉट। मतलब यहाँ पर हुआ कि सर यदि इन दोनों का रेशियो जितना होगा उसी स्पीड से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा, राइट। ये आपको आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लाइट के लिए हमारे आई को विजन के लिए देखने के लिए रिस्पॉन्सन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम लोग लाइट वेक्टर कहते हैं, बोल चुके हैं। चलिए ठीक है। फिर कहता है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करता है, डिस्पर्सन को भी फॉलो करता है, इंटरफेरेंस को भी फॉलो करता है। मतलब प्रकाश की जितनी घटनाएं आपने पढ़ा वो सारी घटनाओं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी फॉलो करता है। तो प्रॉपर्टी में ये सब बातें आप जोड़ सकते हैं। अब 4 लाइन गिनाना है तो गिना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परावर्तन के नियम का पालन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपवर्तन के नियम का पालन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्यतिकरण का अनुसरण करता है। मैंने ये सब 5 लाइन आप गिना सकते हैं, तो 5 गो हो गया। चलिए ये सब बातें आपका है। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इंटेंसिटी से जुड़ा हुआ और एनर्जी से जुड़ा हुआ टर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी और इंटेंसिटी, और तब हम लोग मैक्सवेल लॉ पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने क्या दिया है नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सच तो यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का संपूर्ण डिस्कशन के लिए, उसकी सारी घटनाओं का सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल साहब ने क्या किया ना, कुछ अलग अलग साइंटिस्टों के थ्योरी को चोरी कर लिया और उन सभी थ्योरी को मिला के उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन किया। और उन्होंने जिन जिन थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेन किया, उस वहाँ पर से जो इक्वेशन उन्होंने लिया उसी को कह दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्या कह दिया? मैक्सवेल्स इक्वेशन नाम दे दिया। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, उसे लिखें। और एक बच्चा चोरी किया हुआ ना, वो तो बोले हमारा सोच, मतलब उन्होंने अपना कोई निर्माण नहीं किया, आपने कोई थ्योरी दिया उसी थ्योरी का यूज करके उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखें। मैक्सवेल ने वो लॉ दिया नहीं, मैक्सवेल ने इक्वेशन यूज करके एक्सप्लेन किया, उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखें। तो उन्होंने किसको किसको चोरी किया? फैराडेज लॉ को किया, चोरी किया उन्होंने, गॉस थ्योरम को चोरी किया उन्होंने, एम्पियर्स लॉ का उन्होंने चोरी किया। तो इन सभी लॉ को यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया है। उसको कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। क्या कहते हैं? यदि आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन कह देता है तो वहाँ 4 इक्वेशन लिखना है। तो चारों इक्वेशन कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो उसको चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं।
मैक्सवेल्स इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्होंने सबसे पहला इक्वेशन यूज किया एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर साहब ने कहा था लीनियर मैग्नेट कहा था ये बात उन्होंने कहा था, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का कल्पना करो, उसका क्लोज लूप बनाओ, उस क्लोज लूप से संबंध जो मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा वह मान का उसके अंदर, उस क्लोज लूप के अंदर जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? टोटल करंट का म्यू नॉट गुना होता है। तो टोटल करंट यहाँ पर लिख दिया क्या? आई। हम समेसन आई भी दे सकते हैं, अब प्लस म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट। तो इस चीज़ मैक्सवेल एम्पियर साहब ने बताया था और मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को यूज किया, लेकिन उन्होंने यूज करते समय कुछ उसमें करेक्शन भी किया, कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ा। एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ा कि सर डिस्चार्ज ट्यूब में दो प्लेट अलग अलग होता है और उसके बाद भी जो दो बीच में गैप होता है उसमें भी करंट फ्लो होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसमें उस करंट को उन्होंने भी जोड़ा, प्लस किया, करेक्शन किया, इसमें करेक्शन करके उन्होंने उसको लिखा। तो यही होगा हमारा इस इक्वेशन के द्वारा उन्होंने बताने का कोशिश किया कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो टाइम डिपेंडेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है वह चेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम पर भी डिपेंड करता है। इसके द्वारा उन्होंने ये बताने का कोशिश किया था। दूसरा इक्वेशन उन्होंने चोरी किया है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उन्होंने क्या कहा था? वेक्टर डी ए इक्वल टू, याद है आपको, समेशन क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन। इस कंसेप्ट के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्लोज लूप नहीं बनाता है। इस इक्वेशन का हेल्प लेके उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तीसरा बात है, उन्होंने कहा कि सर गॉस लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में जो बताया गया था आपको कि मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के द्वारा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता है। गॉसेस थ्योरम के द्वारा एक्सप्लेन किया और इसके द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप बनाता है। इस तरह से किया। उसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन और लिया, जो वो कहाँ से लिया, आइए उसको देखते हैं हम लोग। फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, उनको इलेक्ट्रिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए। फैराडेज लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। उन्होंने यही सिखाया था
कि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन करो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। इसी चीज को समझाया। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ऑसिलेशन होता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने फैराडे के इक्वेशन को यूज किया, और उसको हम लोगों ने देखा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। फ्लक्स में परिवर्तन की दर याद करो, फ्लक्स में परिवर्तन की दर ईएमएफ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ईएमएफ हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पर ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बीच जो रिलेशन उन्होंने इसी इक्वेशन से बताया है। तो मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशन यूज किया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए इसका नाम रख दिया चारों को मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट, अब चलेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा के बारे में गप करेंगे, एनर्जी ऑफ। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको याद आएगा, हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग जगह पर, कैपेसिटर का थ्योरी पढ़ा होगा कभी, कंडेंसर का पढ़ा है, याद आ रहा कुछ? तो मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी कितना होता है? देख रहे हैं ना, मुझ आपका कम चलेगा, कल टेस्ट दीजिएगा। आई क्वेश्चन आने हैं, बोर्ड में भी आना है, यहाँ भी आना है, फट से बोलना चाहिए था, गड़बड़ा जाएगा ना। सर, हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी, फील्ड में एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसको जो भी सिंबल दिए थे, यू सिंबल देते थे, तो यहाँ पर यू ई लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है तो यहाँ पर लिखा देंगे हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? पढ़ा हुआ बात है। फिर सर यही चीज़ बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में एनर्जी डेंसिटी का बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर बात करेंगे। तो आप बच्चों को कहना होगा सर यू बी लिख देते हैं और क्या है ना, तो यहाँ कहेंगे हाफ, या इसको ऐसे, अच्छा हाफ रहने दीजिए, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, और सॉरी म्यू नॉट बचे में बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। हाँ, एप्सिलॉन नॉट वहाँ जहाँ ऊपर होगा, यहाँ म्यू नॉट नीचे होगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे होगा वहाँ म्यू नॉट ऊपर होगा। यही याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यही संबंध है, उल्टा चलेगा। जिस जिस फॉर्मूला में एप्सिलॉन नॉट ऊपर में है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और ये एनर्जी हुआ। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी में पूछूंगा तो आपको ये दोनों एनर्जी को जोड़ना पड़े, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो वहाँ पर ये जोड़ दीजिएगा, तो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट, अभी दोनों को आप जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं सर। अब ये याद रखिएगा, अचानक कोई पूछ दे कि रे बाबू मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी। अब कहता है कि सर
कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा, लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा, मान लो यहाँ से चल के यहाँ तक आया, कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? तो वो पूरा वॉल्यूम नहीं लेना है, यूनिट वॉल्यूम। क्या लेना है? यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर होगा उसी को कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी एनर्जी होगा। दोनों एनर्जी को आपको क्या करना होगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एनर्जी जब कहेंगे यू तो हम लोग कह देंगे सर यू ई प्लस यू बी कह देंगे। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा सर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब जरा सा विचार करोगे, सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड दोलित हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रहा है। तो गौर से सोचना, हम लोग पढ़े थे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में भी क्या है, करंट का वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रहा था ना। तो वहाँ पर क्या हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट लेते थे? नहीं लेते थे, रूट मीन स्क्वायर करंट लेते थे। क्या लेते थे? तो यहाँ जो ई इंटेंसिटी बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों वैरी कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ का जो प्रॉपर मेजरमेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग अरेंज करेंगे हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ई आर एम एस स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बी आर एम एस स्क्वायर बाय म्यू नॉट कहेंगे इसको। अब वहाँ आपको कहेगा कि रे नूनू ई आर एम एस क्या हुआ? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी आर एम एस क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ई आर एम एस बराबर आप लोगों को याद होगा ई एम एफ और करंट में पढ़ते थे पिक वैल्यू, याद है? तो वहां लिखते थे ई नॉट बाय रूट टू, याद है? आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाय रूट टू पढ़े थे। तो सिमिलरली यहाँ पर कहना होगा कि सर ई नॉट बाय रूट टू, और बी आर एम एस जो सोचेंगे यहाँ भी कहेंगे सर बी नॉट बाय रूट टू बोलेंगे। हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए। तो अब इसमें पूछेगा ई नॉट क्या है, तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। अब दूसरे भाषा में कहेंगे थोड़ा सा सिंपल करके, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, जो शुरू में आपको ग्राफ में दिखाया गया था है। ई नॉट बी नॉट आपने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? वही हुआ ई नॉट और बी नॉट, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर मैं आपको ले जा रहा हूँ कि सर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एनर्जी के बारे में कहता है तो इतना एक्सप्लेन करके आप छोड़ेंगे। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इतना लिख के आप छोड़ दीजिएगा। एक चीज़ आपको यहाँ सिखाना चाहते हैं। आपको अभी बोला जा रहा कि सर फैराडेज लॉ के इक्वेशन से, फैराडेज लॉ EMI के इक्वेशन से मैक्सवेल साहब ने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते रहता है, और ये दोनों का मैक्सिमम वैल्यू आपस में इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, फिर वो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, यह कन्वर्ट होते रहता है फिक्स टाइम इंटरवल में। मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम एनर्जी बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर जरा सा गौर से देखना, एक दो लाइन लिखेंगे अभी, माइंड को समझाना। यू ई जो आपने अभी लिखा था, आपने लिखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू, बोलो अब कहोगे ई आर एम एस को, तो ई आर एम एस का मान बैठा दोगे तो क्या मिलेगा? हो जाना चाहिए। तो सर ये हो गया हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। सर यू भी कहो लिखना चाहोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू बी आर एम एस कहोगे तुम लोग, तो हाफ इंटू आदत लगी लुंडा, यह हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट है लेकिन बाय 2। ये हो जाएगा सर 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट, बोथ आर इक्वल। यही हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड का ये मैक्सिमम एनर्जी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहता है। जरूरत पड़ने पर हम दोनों को अदला बदली कहीं पर कर सकते हैं। चलिए बोलो हाँ या ना, बार बार लिखा जाता है ऊपर। चलो अब कहेंगे कि यहाँ पर टोटल एनर्जी U बराबर, आपने कहा था दोनों को जोड़ो, जल्दी बोलो, करोगे ना? अभी दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? दोनों इक्वल है कि नहीं है? दोनों इक्वल है, जोड़ेंगे दोनों को, हाँ या ना? तो दोनों को जोड़ोगे तो 1/4 जोड़ 1/4 कितना होगा? 1/4। देखना ना गौर से, हम डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन नहीं लिखते, एक लाइन बढ़ा देते हैं। है ना? अब हम जब ये दोनों आपस में इक्वल होता है तो इसको हटा के हम इसी को लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख देंगे, तो यू बराबर कहेंगे सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये कंफ्यूज कराता है बच्चों को, ये कंफ्यूज्ड कराता है। ये लाइन अचानक कहीं लिखने के बाद उधर देख रहे थे, जोड़ने के बाद भी वही 1/2 है, वहां ई है, यहाँ ई नॉट है ना, अंतर थोड़ा सा। तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा। इसी का यूज अब हम लोग टोटल एनर्जी का बात जब भी करेंगे हम वहां पर यही वैल्यू पुट, कहीं भी यूनिट वॉल्यूम में ध्यान देना, यूनिट वॉल्यूम लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी कितना होगा, हम डायरेक्ट ये बोलेंगे यू बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। तो पूछ देगा ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है वो, और इसी को हटा के यहाँ पर 1/2 म्यू बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट लिख सकते हैं कि नहीं? वो भी बताएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप। तो जनरली हम लोग यदि कोई वस्तु को देख रहे हैं तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का यूज होता है, लाइट वेक्टर उसी कहते हैं। तो जनरली हम लोग व्यवहारिक जीवन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी इसी रूप में लिखते, राइट? अब तुमको एक क्वेश्चन आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटा सा बात है, इतना देर हुई है कुछ नहीं, 2 लाइन में हो जाएगा। चल घड़ी देखिए, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको। देख लिए?
हाँ देख लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी है 2 मिनट, देखिए घड़ी देखिए। मैंने क्या बोला, कौन शब्द बोला जी? मैं क्या शब्द बोला अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ ई एम डब्ल्यू। हेलो, बोलने के लिए सीखेंगे सर। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पर जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आपतित होगा, इंसिडेंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितना भी एनर्जी क्रॉस करेगा। मान लो यहाँ से चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चल रहा है ना, तो यहाँ पर यूनिट एरिया मैंने कल्पना कर लिया और यूनिट एरिया से वो वेव गुजर रहा है। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जितना एनर्जी पास करेगा उसी एनर्जी को कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कल्पना करते हैं कि यहाँ पर सर मेरा ये सरफेस है, इसका एरिया है ए, राइट। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा था, मैंने इस जगह से कल्पना करना शुरू कर दिया, गुजरा, यहाँ से प्रवेश किया और गुजर के वो यहाँ तक पहुँचा। कितने सेकंड में? कुछ तो टाइम मानेंगे, तो टी सेकंड में वो यहाँ तक आया, इस पॉइंट से वो यहाँ तक आया। ध्यान से सुनना, इसमें एनर्जी गमन कर रहा है। तो ये जो EMW है तुम्हारा, इस EMW का स्पीड कुछ होगा कि नहीं होगा? स्पीड को क्या मानोगे? c। क्या मानोगे? c। तो स्पीड को c मान लिया और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी यदि लेते हैं तो डेल्टा टी में ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो डिस्टेंस जो लिखते हैं वो डिस्टेंस कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो c इंटू डेल्टा टी कहोगे नहीं कहोगे? तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ यदि l मान लो तो l बराबर तुम क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, बोलोगे? तो सर इस एरिया ए से टी डेल्टा टी टाइम में एनर्जी पास कर रहा है, एनर्जी पास कर रहा है। तो इतने बड़े वॉल्यूम में यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एल कहोगे कि नहीं कहोगे? तो ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी कहोगे, ये वॉल्यूम हो गया सर। अब चलिए गौर से देखेंगे, इसमें पास किया तुम्हारा एनर्जी, कौन सी पास किया? एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो पास किया वो एनर्जी कितना है? तो यहाँ पर जब उसको कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी, ध्यान देंगे गौर से, इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे, मैं कहूँगा एनर्जी, एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम। सर याद कैसे रखें, इस लाइन को कैसे लाया गया, उसको सोचने के लिए कैसे सोचा गया? तो तुम ऐसे सोचना कि टी सेकेंड में सर ए एरिया से एनर्जी पास किया, मान लो यू, क्या पास किया एनर्जी? यू। तो सर यूनिट टाइम में ए एरिया से पास करेगा यू बाय टी, और फिर यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से पास करेगा यू बाय ए टी, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए। तो उसी को यहाँ वर्ड में लिख दिए, इंटेंसिटी ऑफ EMW बराबर एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। कर सकते हैं? तो ये एनर्जी कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर जो एनर्जी निकालोगे इसके बारे में हम लोग को सोचना है। तो पूरा एनर्जी यहाँ से यहाँ तक टोटल एनर्जी कितना हुआ वो बताना है। तो सर हम लोग कभी बच्चे क्लास में पढ़े थे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, पढ़े थे क्या? अब मास लिखने कहेंगे तो सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये डी जो लिखा मैंने, समझो कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी लिखा मैंने, क्या देखा? तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यदि मैं किससे डिनोट करूं?
चलो यू रहने दो, अभी यू लिख रहे थे, यू रहने दो। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ई टोटल लिख देते हैं। ई टोटल, यू टोटल बाय भी तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम है कि नहीं है। तो यू ये हुआ एनर्जी डेंसिटी, ये क्या हुआ, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो मैं कहूँगा सर टोटल एनर्जी यू टोटल बराबर, तो कहोगे नहीं यू इंटू वॉल्यूम, जल्दी बोलो है ना, यू इंटू वॉल्यूम कहोगे। तो यू तुम्हारा एनर्जी, ये एनर्जी कौन एनर्जी हुआ, टोटल, ये एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी बाय एरिया इंटू टाइम। तो टोटल एनर्जी मतलब एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बाय एरिया इंटू टाइम। जल्दी बोलो हाँ है ना। तो सर एरिया वर्ड में ही लिखते हैं, बाद में करेंगे। अब देखो यू तुम्हारा कितना निकला है जी, यू कितना था तुम्हारा उस पार में, यू निकला था हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, था कि नहीं, यही था तुम्हारा। तो सबका मान बैठा दोगे, इंटेंसिटी को यदि तुम आई से डिनोट कर दो तो यू को लिखोगे हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ए इंटू सी इंटू डेल्टा टी, जल्दी बोलो, बाय एरिया क्या है ए, और टाइम क्या होगा डेल्टा टी, डेल्टा टी खलास, ए खल्लास। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। चलिए फिर मिलते हैं टेस्ट में कल 12 बजे के 11 बजे। हाँ ठीक है, मिलते हैं कल।